हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएफए लीगल। और आज हम लोग टॉप 100 जो सीरीज़ हम लोग की चलती है क्लैट पीजी 2026 के लिए लेटेस्ट जजमेंट की, उसमें हम लोग एक नया केस करने वाले हैं जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, लेकिन अब ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसी के साथ साथ जो हम लोगों की और भी सीरीज़ हैं, जैसे बीएनएस का लेक्चर वाली जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगी। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ व्यस्तता हो गई थी। और लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच मैं आपको और बात बता दूं कि नाउ वी हैव आवर ओन ऐप जिसका नाम है केएफए लीगल। आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं। आप ऐप स्टोर पर अगर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर अगर जाएंगे तो आपको वहां से एक लिंक मिल जाएगी जो डाउनलोड आपको करवा देगी इवन ऑन योर iOS, चाहे वो आपका ये टैब हो, आईपैड हो या फिर आपका मोबाइल हो। अब मैं क्यों आपको डाउनलोड करवा रहा हूं, उसी के साथ हम लोग की वेबसाइट भी आ गई है www.kfalegal.com करके वेबसाइट भी। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि सीपीपी जो होती है क्लैट पैसेज प्रैक्टिस, ये क्या है? हम लोग रोज मंडे टू फ्राइडे शाम के 8 बजे आपको क्लैट में जैसे पैसेज आते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस देते हैं मंडे टू फ्राइडे रोज, ठीक है। और वो आप हमारे ऐप पर जाके सॉल्व कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाके सॉल्व कर सकते हैं। क्यों मैं आपको ऐप पर या वेबसाइट पर भेज रहा हूं, जबकि टेलीग्राम में भी मैं लिंक के साथ मैं पीडीएफ भी डाल देता हूं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको आंसर नहीं मिलेंगे। थोड़ा बियर करिएगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं आपको ऐप या वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूं। देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना, इट इज नॉट अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, इट इज अबाउट डिफिकल्टी ऑफ द कॉम्पिटिशन। आपका कंपटीशन कैसा है ये डिसाइड करता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम कितना टफ है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान पेपर आया, मान लीजिए 2022-23 में बहुत आसान पेपर आया, उसमें AIR 1 100 के ऊपर आई थी। इस बार 2025 में AIR 1 81 या 82 आई हुई है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। किस चीज से मतलब है कि आपका कॉम्पिटिटर कितने मार्क्स ला रहा है। अब होता क्या है, हम लोग के साथ क्या होता है, जो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कम मिलते हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर से मिलते हैं डी डे पे, मतलब जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हम लोग मिलते हैं। अब हमको पता ही नहीं चल पाता है, मान लीजिए मैं एक्स कोचिंग में हूं, एक्स कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैं ला रहा हूं 120 में से मान लो 100 नंबर ला रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं तो टॉपर हूं। अब आपकी सीरीज में सिर्फ 100 लोग हैं, अब मान लीजिए आप कंपटीशन से नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा क्या मकसद है इस सीपीपी से, ये फ्री मैंने रखी है, एक भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है। जो आपका 15-20 एमबी भी नहीं जाता होगा, टेस्ट देने में जाएगा वही है, और वो भी मेरे पास नहीं आ रहा है, मुकेश अंबानी भाई साहब के पास जा रहा है। तो उतना ही आपका डेटा लगने वाला है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि हम लोग जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं क्लैट पीजी के लिए, सबको लाएं और एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएं, और सबसे कहें कि रात के 8 बजे आके कंपीट करो, ताकि आपको पता तो चले कि ऑल ओवर इंडिया आप अपने कंपटीशन में कहां पे खड़े हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, लोग कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने जब पढ़ा नहीं तो मैं कैसे कंपीट करूं। तो भाई पता तो कर लो ना, कोई क्वेश्चन की कमी तो होने वाली है नहीं। पता तो कर लो कि जिस टेस्ट में तुम्हारे 2 मार्क्स आ रहे हैं उसमें कितने लोगों के 17 आ रहे हैं, कितने लोगों के 18 आ रहे हैं 20 में से। थोड़ा लूज वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन कहना जरूरी है कि अपनी औकात तो पता करो, कितने पानी में हो ये तो पता कर लो। ये पता कर लो कि भाई तुम्हारा क्या, लोग कहते हैं कि मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अपनी परिस्थितियां पता होने से अगर आपको कॉन्फिडेंस गिर रहा है तो बहुत ही नाजुक स्थिति में है आप। आए 20 मार्क्स, 20 में से 2 मार्क्स आए, कोई बात नहीं, अगली बार करूंगा 3 आएंगे, 4 आएंगे, आने दो किसी को 19, आने दो किसी के 17, मैं तो उसके रिलेटिवली इंप्रूव कर रहा हूं। तो इसलिए सीपीपी जरूर सॉल्व करिए, ऐप पर या वेबसाइट पर जाके सॉल्व करिए, आपकी रैंक वहां मिलेगी, आपको वहां सॉल्यूशन मिलेगा, आपको वहां पे दूसरों को देखने को मिलेगा कि कितनी देर में कौन क्या कैसे सॉल्व कर रहा है। आप अपना कंपटीशन जानेंगे। किस चीज, कितना पैसा लगेगा आपका? 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। और कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा, मैं सही बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ऐप डाउनलोड कराने से कुछ पैसा मिलता है, नहीं, उस पर ट्रैफिक ज्यादा आता है, वो बवाल काटता है, आज हैंग हो रहा है, कल ये हो रहा है, उस पर और मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि मेरा दोस्त बैठा हुआ है, इसने कहा कि ऐसा कुछ करते हैं, मैं भी शुरू कर दिया मजे मजे में। अब वो ऐसा हो गया कि 42 43 हो गया है।
तो वो कहावत नहीं है कि हे लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, उठो खड़े हो छोड़ो, तो वो मैंने ले लिया। अब जब हो ही गया है तो फिर करो, आप मजे लो। अगर मुझे मुसीबत मैं झेल कर सीपीपी बना रहा हूं तो आप सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं? 5 मिनट बीत गया, मैं ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करूंगा, हम लोग टॉप 100 का जजमेंट करने वाले हैं तो उसी पे आते हैं। लेकिन सीपीपी जरूर सॉल्व करिए, रोज रात में 8 बजे ऐप पर करिए, वेबसाइट पर करिए, अपनी रैंक लीजिए, कोई भी कॉस्ट नहीं, जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। ठीक है, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, करना हो करो, ना करना बाहर में जाओ, लेकिन आपके फायदे के लिए है। ठीक है, मुझे कुछ उससे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि मैं यार इतनी मेहनत से बना रहा हूं तो कोई तो सॉल्व करके फायदा उठा रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है, अमर जैन एंड प्रज्ञा जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो पिटीशंस थी, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको मैं सिंपली समझा दे रहा हूं क्या बात है। देखो होता क्या है कि हम लोग जब केवाईसी कराने जाते हैं, बायोमेट्रिक कराने जाते हैं, तो आप भी देखते होंगे कि वो कहता है आंखों इधर देखो, कैमरे में देखो, या अपना हेड मूव करो, अपनी ये मूव करो, हाथ दिखाओ, 10 उंगली लगाओ। तो हुआ क्या कि इस केस में कुछ एसिड अटैक के सर्वाइवर थे, और अगर आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर मान लीजिए किसी की आंखों में एसिड गया हुआ है, उसकी आंखें नहीं सही है, तो वो ये सब काम नहीं कर पाएगा बायोमेट्रिक वाला। आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि आपको ये करना है, उन्हीं गाइडलाइंस को इसमें चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि आपको जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने होंगे। आप उन जब वो आंखें मूव ही नहीं कर सकते हैं, सर मूव नहीं कर सकते हैं, या फिर उनकी 10 उंगलियां नहीं हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक करिए जाके, तो वो कैसे करेंगे? और अगर वो करेंगे नहीं तो उनका आधार नहीं बनेगा, उनका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तो उनके राइट्स वायलेट होंगे। तो इसलिए इस जो केस में चैलेंज किया गया था वो आरबीआई की वो गाइडलाइंस की गई थी जिसमें बायोमेट्रिक कराना जरूरी था, और बायोमेट्रिक में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी ऑल्टरनेट उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा था, वही उसी तरीके से कराना था उनको। तो इसलिए ये गाइडलाइन चैलेंज की गई। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या था। पिटिशनर्स एट एसिड अटैक सर्वाइवर एंड पर्सन विद ब्लाइंडनेस या विजुअल इंपेयरमेंट वर अनेबल टू कंप्लीट डिजिटल केवाईसी ड्यू टू इनएक्सेसिबल फॉर्मेट रिक्वायरिंग फेशियल रिकॉग्निशन, ब्लिंकिंग और फिजिकल सिग्नेचर। ठीक है, उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन को चैलेंज किया, और किस बेसिस पे किया? उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो वायलेट करता है। और साथ ही उन्होंने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को इन्वोक किया। अब आपको मैं ये बता दूं कि क्लैट के लिए अगर कोई मुझसे पिछले साल पूछता कि क्या राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता पागल हो क्या, क्यों पढ़ोगे, ऐसे तो हजारों एक्ट हैं। लेकिन क्योंकि ये लैंडमार्क केस आ गया इस बार, इसलिए आपको इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद होने चाहिए। अब वो प्रोविजन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मैंने ये जो नोट्स विजय यात्रा में तो हैं ही, साथ ही मैं इसकी क्लास भी ले लूंगा एक माइनर एक्ट की, इस वीडियो बनाने के बाद मैं वही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो ये एक्ट मैं उसमें पढ़ा दूंगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया था। तो इश्यूज क्या थे? वेदर द करंट डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जो नॉर्म्स हैं इस समय केवाईसी कराने के, कि आंखें मूव करिए, इधर देखिए, उधर देखिए, 10 उंगली लगाइए, क्या वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि 14, 15 या 21 में दे रखे हैं। इसी के साथ डीपीएसपी में 38 में ड्यूटी आती है उनकी स्टेट की। तो क्या ये वायलेट करते हैं? पहला तो यही हो गया। दूसरा, whether the state has a constitutional duty to improve inclusive digital infrastructure under article 21, स्टेट की ड्यूटी है क्या कि आप अगर ऐसे नॉर्म्स हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ अलग भी लाइए, कुछ अलग पॉलिसीज लाइए। तीसरा, वेदर डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। देखो व्हाट इज रीजनेबल अकोमोडेशन, ये जब मैं आपको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ाऊंगा तो ये वहां पे डिफाइन है, इसी के साथ बैरियर डिफाइन है, डिसेबिलिटी डिफाइन है, ये सब वहां पढ़ाएंगे। तो वेदर डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन इन डिजिटल एक्सेस अमाउंट्स टू एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 इश्यूज थे यहां पे। ठीक है, सिंपल मान लीजिए कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी हो, उनको आंखों से ही, आंखों बायोमेट्रिक ही कराना है, आंखों से 10 उंगली लगानी, अगर उनको मैंडेट कर दिया जा रहा है ये, तो क्या ये आर्टिकल 14, 15, 21 का वायलेशन है? और क्या सरकार की ये ड्यूटी है कि अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो उसको एक ऑल्टरनेटिव सुविधा दी जाए? ये सिंपल इशू था। ठीक है, इस पर
कौन से लीगल प्रोविजन है हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 38, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये अलग से लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। आरबीआई की जो ये डायरेक्शंस थी, ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्या कहा, क्वेश्चन हम लोग पूछ लिया, अब कोर्ट ने क्या कहा। द राइट टू डिजिटल एक्सेस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 इन द डिजिटल एज। सिंपल सी बात है, 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आप कह सकते हैं लिबर्टी होता है वैसे उसकी जो डेफिनेशन में दे रखा है, और डिग्निटी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि राइट टू लाइफ में इन्वॉल्व होता है। तो कोर्ट ने कहा कि जो डिजिटल एक्सेस है आज के जमाने में, ये हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होना चाहिए, और सिर्फ अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, वो सॉरी फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 21 के अंदर। तो राइट टू लाइफ में उन्होंने राइट टू डिजिटल एक्सेस इंक्लूड कर दिया। आप सब लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 21, और मुझे भी मतलब आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस थिंग, कि आर्टिकल 21 एक ऐसी चीज है जिसको रोज कोर्ट बड़ा करती है, रोज बड़ा होता जा रहा है। अब पता नहीं कोर्ट कहां पे जाके रोकेगी। अब डिजिटल एक्सेस, अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएं, या फिर हम उस इंटरप्रिटेशन पे जाएं जो होता है कि जिस समय बनाया जा रहा था आर्टिकल 21, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचा होगा, तो कभी भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि राइट टू डिजिटल एक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। लेकिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोर्ट जो है इंक्लूड करता रहता है ऐसे। तो इसी तरीके से उन्होंने यहां पे भी, अब ये क्वेश्चन आ सकता है क्लैट पीजी में कि किस केस में राइट टू डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 में डाला गया है, या फिर आर्टिकल 21 में क्या राइट टू डिजिटल एक्सेस है कि नहीं, क्या ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, ये नॉर्मल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कौन सा राइट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, द डिजिटल डिवाइड perpetuates systematic exclusion of vulnerable groups including the disabled, rural, elderly and linguistically marginalized। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड, इसका मतलब शहर के लोगों को आसानी से मिल जा रहा है डिजिटल एक्सेस, गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, एबल्ड लोगों को मिल जा रहा है, स्पेशली एबल्ड जिनको डिसेबल्ड कहा जाता है उनको नहीं मिल पा रहा है, जो हिंदी जानते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश वालों को डिजिटल एक्सेस आराम से है। तो एक ऑब्जर्वेशन थी कि यहां पर एक डिजिटल डिवाइड है, और वो एक सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन कर देता है एक सेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी, एक सेक्ट सोसाइटी का उसको एक्सक्लूड कर देता है। और अब अगर ये 21 में इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाएगी कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे कि एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज डिजिटल एक्सेस। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक तरीके से इट पुट्स the government of India or any state for that sake under a duty to provide digital access to each and every citizen of our country, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेस टू गवर्नेंस, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म मस्ट बी यूनिवर्सल, बता दिया। फिर कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू कर दिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यही है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। उसी के साथ अगर कोई नहीं आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल जा रहा है, तो वो आर्टिकल 14 में वायलेट कर दे रहा है। 15 के थ्रू आप जो ऐसे सेक्टर्स हैं, हम लोगों के सेक्ट्स हैं जो हम लोगों की सोसाइटी के, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो बाकियों के पास हैं, तो आप आर्टिकल 15 का यूज करके उनके लिए कुछ रिजर्वेशन या फिर कुछ पॉलिसीज ला सकते हैं, जो कि कहा जाता है कि एक तरीके से उनको एम्पावर करने के लिए कुछ पॉलिसीज लाई जा सकती हैं, तो वो भी स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाल दी गई है। तो इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, इसकी बेंच आपको याद रखनी जरूरी है, इसकी जरूर याद रखिएगा बेंच, परदीवाला और जस्टिस आर माधवन, ये दोनों लोग इस बेंच पे बैठे थे, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन किस किस से लिया गया ये बन सकता है, तीसरा अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे बन सकता है। चौथा, क्या इशू था, इससे बन सकता है। पांचवा, क्या हेल्ड किया गया, इससे बन सकता है। लेकिन 10 क्वेश्चन आए तो फिर ये लोग चले जाएंगे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। ये मैं दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि कुछ देखो इसमें डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, उनको कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितना किया जाता है, और सर्विसेज में कितना किया जाता है, क्या क्या रीजनेबल अकोमोडेशन होता है, कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्या बैरियर्स होते हैं, ये सब इसमें डील किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं क्लैट पीजी में, तो ये मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और सीपीपी जरूर सॉल्व करिए।
मैंने सीपीपी के बारे में आपको बता दिया, वो जरूर सॉल्व करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पर बैठ के आप 120 क्वेश्चन, जिसमें खुद ही एक एक मतलब 8-8 10-10 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ भी पढ़ना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सीपीपी फ्री है, कोई भी मेरा भाई इसमें कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ मैं मेहनत करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दें, ताकि आप लोग अपने कंपटीशन से मिल पाए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पर होगा। पूरा पढ़ा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसमें, जो क्लैट पीजी के मद्देनजर इंपॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक यू, बाय।